आज की क्लास में हम कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे। कंपनी लॉ का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था पहला चैप्टर कंपनी लॉ का, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ कि कंपनी लॉ क्या है, किस पे एप्लीकेबल होता है, कौन सा एक्ट है, पहले कौन से एक्ट थे, अब कौन सा एक्ट है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं कि कंपनी लॉ जो हम अब ये पढ़ रहे हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। फर्स्ट टाइम कंपनी लॉ कौन सा था और बाद में चेंजेस होते होते कौन कौन सा लॉ बाद में अमेंडमेंट हुई, कौन कौन से नए नए लॉ बने, वो हम सारा बात करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी लॉ की शुरुआत हुई थी इंडियन कंपनीज एक्ट 1866 से। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री के अनुसार कंपनीज एक्ट 1866 में पहली बार आया था। 1866 में इंडियन कंपनीज एक्ट जो था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1886 हुआ करता था। फिर उसके बाद चेंज होके ये बना इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, फिर चेंज हुआ, फिर ये कंपनीज एक्ट 1913 बना, फिर दोबारा से चेंज हुआ, फिर ये कंपनीज एक्ट 1956 बना, और अभी जो करंटली अमेंडमेंट के बाद जो हमारा लेटेस्ट कंपनी लॉ है, अभी कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा है, वो कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। किस दिन ये एक्ट बना था? ये एक्ट बना था 30 अगस्त 2013 को। प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट, मतलब प्रेसिडेंट ने किस दिन इसको अप्रूव किया था? 29 अगस्त 2013 को। और किस दिन ये नोटिफाई हुआ था? नोटिफाई इन द पब्लिक। नोटिफाई कब हुआ था? ये नोटिफाई हुआ था पब्लिक गैजेट में, भारत के राजपत्र पर। कब नोटिफाई हुआ था ये हुआ था 31 अगस्त 2013 को। समझ आ गई? क्लियर है? तो ये पूरी हिस्ट्री है कि भाई ये जनरल नॉलेज के लिए आपकी, ये आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं कि भाई सबसे पहले जब कंपनी लॉ बनना था तो पहला इनिशिएटिव कब लिया गया था? पहला इनिशिएटिव लिया गया था 1850 में, जब जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट बना था 1850 में। फिर दोबारा से उसको चेंज किया गया और इसमें क्या किया गया था? इसमें लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को ऐड किया गया, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी को ऐड किया गया, और फिर उसके बाद ये अमेंड होके जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1866 हुआ। फिर ये कंपनीज एक्ट 1913 बना, 1936 आया, 1956 आया, और फिर 2013 आया। तो ये सारे का सारा क्या है? ये हिस्ट्री है कंपनी लॉ की। दिस इज हिस्ट्री ऑफ कंपनी। समझ आ गई? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो बताओ। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट। अब आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं कंपनीज एक्ट को शुरू करने से पहले। मैंने कल भी बताया था कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अगर मैं बात करूं, टोटल चैप्टर जो हैं वो कितने हैं? टोटल चैप्टर जो है 29 है। टोटल सेक्शन जो है 470 है। टोटल शेड्यूल जो है वो 7 है।
ये हमने अपनी कल की क्लास में भी बात किया था। कंपनीज एक्ट को शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं जो काम आएंगी। कुछ डॉक्ट्राइन है इस एक्ट के अंदर जो हमें पढ़ने हैं और उन डॉक्ट्राइन को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डॉक्ट्राइन हमारे पास आता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। क्या होता है अल्ट्रा वायरस? अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, परे। परे वायरस का मतलब होता है पावर। जो आपकी अथॉरिटी, जो आपकी पावर से परे होता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। अगर आप अपनी पावर से ऊपर जाकर कोई कंपनी काम करती है तो वो क्या होती है? अल्ट्रा वायरस बोला जाता है। अल्ट्रा वायरस एक लैटिन भाषा है। अल्ट्रा वायरस जो है वो क्या है? एक लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है। ये दो चीजों से मिलकर बना है। अल्ट्रा जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, और वायरस मतलब पावर। अल्ट्रा वायरस मतलब ऐसा कोई काम जो कंपनी की पावर या कंपनी की अथॉरिटी से परे होता है, वो क्या होता है? वो अल्ट्रा वायरस होता है। समझ आ गई? क्लियर है? समझ आ गई बच्चों? आगे बढ़े। यस सर। हाँ, आगे बात करते हैं। अब जो अल्ट्रा वायरस, जो हम ये डॉक्ट्राइन पढ़ रहे हैं कि भाई अगर कोई कंपनी अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर कोई काम करती है तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस होता है। तो इसमें तीन तरह के अल्ट्रा वायरस को तीन तरह की किसमें डिवाइड किया गया है? तीन तरह की एक्टिविटी होती है जो अल्ट्रा वायरस में डिवाइड की गई है। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है जिनको अल्ट्रा वायरस कहा जाता है? और इनको क्लासिफिकेशन, अल्ट्रा वायरस का क्लासिफिकेशन जो है वो तीन तरह से किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? अल्ट्रा वायरस दी कंपनी, अल्ट्रा वायरस दी कंपनी। दूसरा क्या है? अल्ट्रा वायरस दी एमओए, अल्ट्रा वायरस दी एमओए। एमओए का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तीसरा क्या है? अल्ट्रा वायरस दी एवे। अल्ट्रा वायरस दी कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी की पावर से बियॉन्ड होता है, मतलब परे होता है। अगर कोई कंपनी अपनी पावर से ऊपर जाकर, अगर कोई कंपनी अपनी अथॉरिटी से ऊपर जाकर कोई काम करती है तो उसे बोला जाता है अल्ट्रा वायरस दी कंपनी। अल्ट्रा वायरस दी कंपनी उसको बोला जाता है। दूसरा, अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम का मतलब होता है कि जब कंपनी हैज पर कंपनीज एक्ट तो काम कर सकती है, बट वो मेमोरेंडम, मतलब वो जो काम है वो मेमोरेंडम के अथॉरिटी से परे हैं। जब कंपनी अपने मेमोरेंडम से परे जाकर, मेमोरेंडम में उसको जो पावर दी गई है, जब कंपनी अपनी मेमोरेंडम की मेमोरेंडम से बाहर जाकर काम करती है, मेमोरेंडम से बाहर जाकर काम करती है कि भाई मेमोरेंडम में लिखा था कि कंपनी ये काम कर सकती है, लेकिन कंपनी ने कोई ऐसा काम किया जो कि क्या था? वो मेमोरेंडम से परे था, तो उसे बोला जाता है अल्ट्रा वायरस द एमओए। और तीसरा होता है अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। भाई अगर कोई भी ऐसा काम जो हैज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हैज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होता, उसे अल्ट्रा वायरस
द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोला जाता है। समझ आ गई? क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। ओके, आगे बात करते हैं। तो तीनों हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ के अंदर हमने जो हमारा ये चैप्टर है फर्स्ट, तो इसमें हमने बात की सबसे पहले इसके अंदर हमने पढ़ा कि भाई हिस्ट्री क्या है कंपनी लॉ की। कंपनी लॉ फर्स्ट टाइम कब आया था और अभी कौन सा कंपनी लॉ चल रहा है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में अगर जाए तो सबसे फर्स्ट टाइम जो कंपनी लॉ था वो 1866 में कंपनी लॉ आया था। फर्स्ट टाइम कंपनी लॉ इंडियन कंपनीज एक्ट के नाम से। फिर इंडियन कंपनीज एक्ट बाद में अमेंडमेंट हुआ 1882। फिर उसके बाद 1913, 1956 और अब कौन सा ये कंपनीज एक्ट चल रहा है, 2013 चल रहा है। फिर हमने एक डॉक्ट्राइन पढ़ा, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है, अल्ट्रा वायरस जो शब्द है वो लैटिन भाषा से मिलकर बना है। दो शब्द हैं, अल्ट्रा और वायरस। अल्ट्रा का मतलब होता है बेयोंड, वायरस का मतलब होता है पावर। की कोई भी ऐसा काम अगर पावर से या अथॉरिटी से बाहर जाके किया जाए तो वो अल्ट्रा वायरस होता है। इस डॉक्ट्राइन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अल्ट्रा वायरस द कंपनी, अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब अल्ट्रा वायरस द कंपनी का मतलब ये होता है कि कंपनी अगर अल्ट्रा वायरस द कंपनीज एक्ट 2013 की अगर मैं बात करूं, अगर कंपनी कोई भी ऐसा काम एज पर कंपनीज एक्ट नहीं करती तो वो क्या है, वो अल्ट्रा वायरस द कंपनीज एक्ट है। दूसरा अल्ट्रा वायरस द एमओए, भाई कोई भी ऐसा काम जो मेमोरेंडम के अकॉर्डिंगली नहीं होता, समझ आ गई, तो वो क्या है, अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। और तीसरा अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि भाई कोई भी ऐसा काम जो हैज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो वो अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ सॉरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। तो पहला हमारा जो हम बात करेंगे अल्ट्रा वायरस द कंपनी की। अल्ट्रा वायरस द कंपनी के अंदर क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। एक बार मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या होती है ये तीनों चीजों, बट इनको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्ट्रा वायरस द कंपनी। कोई भी ऐसा काम, एनी एक्ट डन कंट्रेरी टू और इन एक्सेस ऑफ द स्कोप ऑफ एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कोई भी ऐसा काम है, कंपनी कोई भी ऐसा काम करती है जो कंपनी एक्ट के स्कोप से परे है, जो हैज पर कंपनीज एक्ट नहीं है, उसको अल्ट्रा वायरस दी कंपनीज एक्ट बोला जाता है। और ऐसे काम अगर कंपनी करती है तो उनको साथ के साथ क्या बोला जाएगा, वॉइड बोला जाएगा। भाई कंपनी को अगर काम करने हैं तो एज पर कंपनीज एक्ट करने होंगे। अगर आप कंपनीज एक्ट को ही फॉलो नहीं कर रहे हो और कोई भी ऐसा काम कर रहे हो तो उन कामों को इलीगल बोला जाता है। वो ऑन द स्पॉट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। और इन कामों को चाहे सारे के सारे शेयर होल्डर ये कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं हम अग्री हैं, अगर कोई ऐसा काम हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं हम अग्री हैं, ठीक है। अगर सारे शेयर होल्डर भी यूनानिमस मतलब अगर 100% अपनी कंसेंट दे दे कि भाई अगर कंपनी ने ऐसा कोई काम किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इससे ओके हैं, तब भी उन कामों को रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये काम जो है, ये काम क्या है, वॉइड माने जाएंगे, इलीगल काम माने जाएंगे अगर कोई भी काम कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट नहीं करती। समझ आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बात करते हैं। अब क्या है, बात करते हैं द पावर ऑफ द कंपनीज डिराइव फ्रॉम कंपनीज एक्ट। इसमें कंपनीज एक्ट के अंदर एक सेक्शन आता है,
सेक्शन 6, सेक्शन 6 को लिखो ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 चीजें हैं, कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन सब में सबसे बड़ा जो सुप्रीम है वो कंपनीज एक्ट है। फिर फर्स्ट पोजीशन किसकी आती है? कंपनीज एक्ट की। सेकंड पोजीशन किसकी आती है? मेमोरेंडम की। एंड थर्ड पोजीशन किसकी आती है? इस तरह से हायरार्की होती है कि भाई सबसे बड़ा जो है कंपनीज एक्ट है। कुछ भी क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि भाई मेमोरेंडम के अंदर या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, सेक्शन 6 क्या कहता है कि भाई मेमोरेंडम के अंदर या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ भी लिखा हो उसका क्या होगा? ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे किसी रेजोल्यूशन में कुछ लिखा हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हो, मेमोरेंडम में कुछ लिखा हो, लेकिन पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी? कंपनीज एक्ट को। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन क्या है? ओवरराइड करते हैं किस पे? मेमोरेंडम पे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? द पावर ऑफ अ कंपनीज डिराइव फ्रॉम कंपनीज एक्ट। सेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 expressly provide that the provision of Companies Act shall prevail notwithstanding anything contained in memorandum, article of association or any agreement executed by it, या किसी भी रेजोल्यूशन में, और in any resolution passed by the company in the general meeting या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कहना चाह रहा है कि भाई मेमोरेंडम में कुछ लिखा हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ लिखा हो, या किसी शेयर बोर्ड के रेजोल्यूशन में कुछ लिखा हो, किसी अग्रीमेंट में कुछ लिखा हो, उसका कोई मैटर नहीं होगा। उन सब से पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी? कंपनीज एक्ट को मिलेगी, क्योंकि कंपनीज एक्ट क्या है? मेन है। कंपनीज एक्ट से ही एक कंपनी को पावर मिलती है। तो भाई अगर कोई भी काम कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट नहीं करती तो वो सारे काम क्या होंगे? इलीगल होंगे, वो वॉइड होंगे, और उनको कोई भी शेयर होल्डर अगर यूनानिमस रेजोल्यूशन भी पास कर दे तब भी उनको क्या नहीं कर सकती? रेक्टिफाई नहीं कर सकती। किसी का कोई डाउट अल्ट्रा वायरस टू द कंपनीज एक्ट के अंदर, किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। स्वेच्छा एंड सौरभ, अल्ट्रा वायरस टू द कंपनीज में किसी का कोई डाउट? नो सर। चलो आगे बढ़े। दूसरा हमारे पास आता है अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब हमारे सामने आता है अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या कहता है? बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमओ इज कंसीडर्ड द ऑब्जेक्ट क्लोज। भाई मेमोरेंडम के अंदर कंपनी के ऑब्जेक्ट बताए गए होते हैं, किस पर्पस के लिए कंपनी बनी है वो किस में लिखा होता है? मेमोरेंडम के अंदर लिखा होता है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लोज सी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 require every company to state in their MOA the object for which company is proposed to be incorporated। सेक्शन 4 कहता है कि भाई जितनी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही हैं उनको अपने मेमोरेंडम के अंदर बताना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए, किस ऑब्जेक्ट के लिए आपने कंपनी बनाई है। समझ आ गया? क्लियर है? The memorandum of association of company restrict the power of the company while defining the object of the company। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई रिस्ट्रिक्ट करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी की पावर को क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है। भाई सिर्फ उन्हीं काम के, सिर्फ कंपनी वही काम कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम के अंदर लिखी हुई है। मान लो भाई एक कंपनी है,
ABC टेलीकॉम लिमिटेड। भाई ये कंपनी सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर ही काम कर सकती है। अगर ये मान लो टेलीकम्युनिकेशन से अलग किसी रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने लगी और वो एज पर मेमोरेंडम नहीं है, तो उसको बोला जाएगा अल्ट्रा वायरस द एमओए। भाई जब कंपनी अपने ऑब्जेक्ट से बाहर जाकर, जब कंपनी मान लो कि भाई स्वेच्छा ने कंपनी बनाई, स्वेच्छा ने कहा कि भाई मैं तो काम एग्रीकल्चर से रिलेटेड करूंगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करूंगी, बट स्वेच्छा साइड बाय साइड कोई दूसरा काम करना शुरू कर दिया, अगर और वो काम मेमोरेंडम के अंदर नहीं है, तो ऐसे कामों को बोला जाएगा अल्ट्रा वायरस, क्योंकि वो काम जो कर रही है वो हैज पर दी मेमोरेंडम, हैज पर दी ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं है, तो ऐसे काम जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, void होते हैं। The memorandum of association of company restrict the power of company while defining the object of the company. A company cannot do anything which is beyond the preview of object clause, कि कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से बाहर है। अगर कंपनी ऐसा कोई काम करती है तो उसे अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोला जाएगा। समझ आ गई? अल्ट्रा वायरस द एमओए समझ आ गया? सौरभ एंड समीक्षा, अल्ट्रा वायरस समझ आया या नहीं? यस सर। चलो आगे बात करते हैं। तीसरा क्लोज हमारे पास आता है अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थर्ड हमारे पास आता है अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि भाई जब कंपनी, इफ कंपनी एक्ट विच आर अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि भाई अगर कंपनी कोई ऐसा काम करती है जो हैज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है बट हैज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, तो उसे बोला जाता है अल्ट्रा वायरस का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दिस इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एडवांस कॉल एट अ हायर रेट देन अलाउड बाय आर्टिकल। These act are also void but the company in general meeting may alter। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई चीज थी, कंपनी ने कोई ऐसा काम किया जो हैज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं था। मान लो भाई कंपनी ने बोला हुआ है कि भाई अगर इंटरेस्ट इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है ऑन कॉल ऑन एडवांस, तो वो 9% होगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोला है, लेकिन कंपनी ने इंटरेस्ट की पेमेंट की 10%, तो ये हैज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है, तो ऐसे काम जो होते हैं उनको वॉइड माना जाता है, लेकिन इन कामों को कंपनी क्या कर सकती है, रेक्टिफाई कर सकती है। ये रेक्टिफाई देखो, कोई भी काम अल्ट्रा वायरस जो हैज पर दी कंपनीज एक्ट है वो रेक्टिफाई नहीं हो सकता, कोई भी काम जो अल्ट्रा वायरस है एज पर दी मेमोरेंडम वो रेक्टिफाई नहीं हो सकता, लेकिन अल्ट्रा वायरस दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की भाई कंपनी ने कोई भी ऐसा काम किया है जो हैज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है बट वो हैज पर मेमोरेंडम था, वो हैज पर कंपनीज एक्ट था, तो वो काम जो है वो रेक्टिफाई कंपनी क्या कर सकती है, उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। समझ आ गए? क्लियर है? उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अल्ट्रा वायरस द कंपनीज एक्ट, अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। समझ आ गया आप लोगों को? तीन। कोई डाउट इसमें तो मुझे बताओ। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक केस लो की बात करते हैं। अल्ट्रा वायरस हमने कर लिया, एक केस लो की बात करते हैं। एक केस लो हुआ था
जिसका नाम था साउथ दुराम ब्रूवरी कंपनी। साउथ दुरम ब्रूवरी कंपनी। ये केस लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि भाई जहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, जहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी अगर क्लियर नहीं है कि भाई आपने मेमोरेंडम के अंदर कोई चीज लिखी हुई है, मान लो मेमोरेंडम में कुछ लिखा हुआ है और आपको वो समझ नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो? आप जहां पर द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी वाज अनक्लियर एज टू द classes of share to be issued by it, but the article of company give the power to issue share of different classes as described therein. Honorable court held that article can be used to explain the ambiguity contained in the memorandum. ये कहना चाह रहा है कि भाई एक केस आया था कि कुछ चीजें थी कि भाई जहां पर एक सिचुएशन आई, कोई चीज मेमोरेंडम में नहीं लिखी थी मान लो, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी थी, तो यहां पर क्या हुआ कि भाई जहां पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चीज क्लियर अगर नहीं, आप सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई चीज आपको क्लियरली पता नहीं चल रही, तो आप क्या कर सकते हो? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या कर सकते हो? रेफर कर सकते हो। किसके लिए? उस एम्बिगुइटी को, जो वो एम्बिगुइटी का मतलब कि भाई जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए आप उससे रिलेटेड पॉइंट जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ आ गए? क्लियर है कि भाई एक केस था साउथ दुराम ब्रेवरी कंपनी। केस क्या आया था? साउथ दुराम ब्रेवरी कंपनी कि भाई जहां पर कोई ऐसा पॉइंट है, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं है, तो आप उस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को यूज कर सकते हो। समझ आ गए? क्लियर है? क्लियर है? समझ आ गई? आपसे पूछ सकता है ओएमआर में कि भाई मान लो मेमोरेंडम के किसी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट केस स्टडी बना के दे सकता है आपको डायरेक्टर से रिलेटेड कि भाई कंपनी मेमोरेंडम में लिखा कि कंपनी 5 डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। अब 5 डायरेक्टर कौन होंगे उसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि भाई ये डायरेक्टर 5 डायरेक्टर जो होंगे, इसमें 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, जो भी। तो भाई इसके बारे में आप कहाँ रेफर कर सकते हो? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेफर कर सकते हो। तो ये पॉइंट कौन सा केस लो बताता है? ये पॉइंट आपको बताता है साउथ दुराम ब्रूवरी कंपनी का, जिसमें कोर्ट ने बोला that the lordship agree that in such case two documents must be read together at all events so far have may be necessary to explain any ambiguity। भाई जहां आपको कोई मेमोरेंडम के अंदर पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा,
तो उससे रिलेटेड आप मेमोरेंडम को रेफर कर सकते हो, सॉरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रेफर कर सकते हो, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उस पॉइंट से रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसको पढ़ के वहां से क्लियर कर सकते हो। समझ आ गई? क्लियर है कि भाई अगर मेमोरेंडम में किसी पॉइंट से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो उसके रिलेटेड आप जो आपकी क्लैरिफिकेशन है वो कहां से ले सकते हो, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ले सकते हो। तो तभी मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को इकट्ठा पढ़ा जाता है हमेशा। क्लियर है? कोई डाउट? सॉरी बच्चों, एक्चुअली नेटवर्क फ्लक्चुएट हो गया था। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि भाई अगर मेमोरेंडम में आपको किसी पॉइंट पर डाउट होता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के जो अगर होते हैं ये 100 पेज के, 150 पेज के, 200 पेजेस के, इतने के हो सकते हैं। तो पढ़ते टाइम जब भी मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ा जाता है तो इनको हमेशा इकट्ठे पढ़ा जाता है, ताकि कि भाई अगर मेमोरेंडम में किसी पॉइंट पे लेके आपको कंफ्यूजन हो तो आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रेफर कर सको अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। समझ आ गई? क्लियर है? तो ये चीज आपको कौन सा केस लो बताता है? ये चीज आपको केस लो कौन सा था? ये केस लो था साउथ दुरम कंपनी, साउथ दुरम ब्रेवरी कंपनी। तो ये केस लो आपको ये बताता है। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट? सुरक्षा, सौरभ, यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो डाउट सर, क्लियर। ठीक है। अब एक पॉइंट आता है, also has stated earlier, company cannot make it valid even if every member assent to it. The general rule is that act which is ultra virus, the company is incapable of rectification. हमने ये पहले भी पढ़ा था कि भाई तीन चीजें थी एज पर द कंपनीज एक्ट। अगर कोई काम अल्ट्रा वायरस होता है, अगर मुझे बताते रहो अल्ट्रा वायरस काम एज पर दी कंपनीज एक्ट, क्या रेक्टिफाई किया जा सकता है इस काम को? बताओ मुझे। क्या किसी काम को जो एज पर दी कंपनीज एक्ट अल्ट्रा वायरस था, क्या उस काम को रेक्टिफाई किया जा सकता है? हाँ जी बच्चों, बताओ।
बोलो यार, आप बोलते नहीं हो यार। कोई भी काम अगर कंपनी की पाक कोई भी काम कंपनी ने एज पर कंपनीज एक्ट नहीं किया, क्या उस काम को रेक्टिफाई किया जा सकता है? यस या नो? यस सर। यस विक्षा तुम बताओ। कोई भी काम अगर कंपनी ने एज पर दी कंपनीज एक्ट नहीं किया, वो काम रेक्टिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता है सर। यस, नहीं किया जा सकता। वो काम वॉइड होते हैं, इलीगल होते हैं, चाहे सारे मेंबर मिलके भी एग्री कर रहे हैं कि कोई बात नहीं चलो, बट फिर भी उन काम को रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। क्या किसी भी काम को, अगर कंपनी ने कोई भी ऐसा काम किया है जो एज पर दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं था, कंपनी एग्रीकल्चर का बिजनेस कर रही थी लेकिन उसने अपना बिजनेस छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस करना शुरू कर दिया, लेकिन उस बिजनेस के बारे में मेमोरेंडम में पता नहीं था, तो क्या ऐसे कामों को रेक्टिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? बताओ। नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज, भाई कोई भी ऐसा काम था, कंपनी एज पर द कंपनी लॉ तो कर रही थी, एज पर द मेमोरेंडम तो कर रही थी, लेकिन उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया। एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो अल्ट्रा वायरस काम था, तो क्या उस काम को कंपनी अल्ट्रा वायरस कर सकते, वो रेक्टिफाई कर सकती है या नहीं कर सकती? बता सकते हो मुझे बेटा? नहीं कर सकती है सर। वो काम कंपनी, वैसे वो काम वॉइड होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, वैसे वो काम वॉइड होते हैं, लेकिन जो भी काम हैज पर दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्ट्रा वायरस होते हैं, वो काम कंपनी क्या कर सकती है? रेक्टिफाई कर सकती है, बट उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर की रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल लेनी पड़ेगी, शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास किया जाएगा उसके लिए, और उसमें क्या होगा? अप्रूवल लेके उन कामों को रेक्टिफाई कर सकती है। क्लियर है? अब समझ आ जाएगा? डॉक्ट्राइन समझ आ गया? एज पर द कंपनीज एक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस एज पर मेमोरेंडम, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कोई डाउट हो इसमें मुझे बताओ। कौन से काम रेक्टिफाई हो सकता है, कौन सा काम रेक्टिफाई नहीं हो सकता? अगर इनमें कोई कंफ्यूजन है या तो मुझे बताओ। हाँ जी बच्चों, यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब तो समझ आ जाना चाहिए आप लोगों को। तीन चीजें होती हैं। अच्छा, सबसे नो बड़ा सर। कौन होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम में? बड़ा कौन होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम में? बड़ा कौन होता है? यस बताओ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम में बड़ा कौन होता है? हाँ जी। अच्छा, तीन चीजें हैं, आपको बताना है। तीन चीजें हैं, कंपनीज एक्ट 2013, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन तीनों में बड़ा कौन है? इन तीनों में सुप्रीम कौन है? कंपनी है। कंपनीज एक्ट। और दूसरे नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है कंपनीज एक्ट, फर्स्ट पोजीशन। दूसरे पे है मेमोरेंडम। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम में मेमोरेंडम बड़ा होता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तीसरे नंबर पे आता है। तो ये हायरार्की रहती है। अब तो समझ आ जाएगा? कोई डाउट डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में? कोई डाउट तो मुझे बताओ। यस बच्चों, यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, सो दैट नो हम सर। थोड़ा आगे बढ़ सके। कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से करेंगे। अगर समझ नहीं आ रहा इसको, थोड़ा थोड़ा करके हम स्पीड बनाएंगे। ऐसा ही एकदम से नहीं कि मैं एकदम से आप लोगों को करवा के और आप लोगों को डाउट हो। आप बड़े आराम से इस चीज को करना, पढ़ना, समझना,
और अच्छे से करना। आज का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का मैं ये करा रहा हूँ, मतलब आज की क्लास का जो कंपनीज एक्ट का लास्ट टॉपिक है वो है लोन बोरोइंग गारंटी एंड अल्ट्रा वायरस रूल, ये कराऊंगा मैं। अभी तक ऊपर तक जो मैंने कराया आपको वो समझ आया आप लोगों को? सौरभ, कोई डाउट ब्रदर? सौरभ, मैंने आपको ये कंपनी लॉ का नोट दे दिया था जो मैं करा रहा हूँ, जिसमें से अभी मैंने आपको ये दे दिया पीडीएफ, मैंने शायद दे दिया। यस सर। सुरक्षा आपके पास भी है ना ये? सर एक बार ठीक है, मैं दोबारा भेज दूंगा आपको एक बार। आज का ये कंपनी लॉ की क्लास का लास्ट टॉपिक लोन बोरोइंग गारंटी एंड अल्ट्रा वायरस रूल। लोन बोरोइंग गारंटी एंड अल्ट्रा वायरस रूल, बात करते हैं क्या होता है। अगर कोई भी लोन या कोई भी गारंटी कंपनी ने या कोई भी बोरिंग कंपनी ने की है, समझ आ गई, और वो कंपनी की पावर से बाहर जाके, कंपनी ने अपनी पावर से बाहर जाके कोई लोन ले लिया, कंपनी ने अपनी पावर से बाहर जाके किसी को कोई गारंटी दे दी, कंपनी ने अपने पावर से बाहर जाके कोई पैसा उधार ले लिया, बोरो कर लिया, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसे अल्ट्रा वायरस लोन बोरोइंग गारंटी बोला जाता है। समझ आ गई? मान लो ये लिखा हुआ था कि भाई कंपनी 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकती है, अगर उससे उससे ज्यादा का लोन लेना है तो उसे शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, पर कंपनी ने ऐसा नहीं किया। कंपनी ने बिना शेयर होल्डर की अप्रूवल के मान लो 25 लाख का लोन ले लिया, तो क्या ये चीज गलत है या सही है? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये वैलिड है या वैलिड नहीं है? पहले तो मुझे ये बताओ, बता सकते हो? भाई कोई भी ऐसा काम कंपनी अपनी पावर से बाहर जाके करती है तो उसे अल्ट्रा वायरस बोला जाता है। अल्ट्रा वायरस बोरोइंग लोन गारंटी क्या होता है कि भाई अगर कंपनी ने कोई ऐसा लोन ले लिया, कोई ऐसी बोरोइंग ले ली या कोई ऐसा गारंटी किसी को दे दिया जो कंपनी की पावर में नहीं था, कंपनी की कंट्रोल में नहीं था, तो ऐसी जो चीजें होती हैं वो अल्ट्रा वायरस होती है, बियॉन्ड द पावर होती है। तो वहां पर ये क्या होगा, इसको वॉइड माना जाएगा, इसको इलीगल माना जाएगा। और जब इलीगल होती है इस तरह की अल्ट्रा वायरस लोन, वैसे अगर लोन दिया जाता है तो लोन देते टाइम एक पार्टी होती है डेटर और एक पार्टी होती है क्रेडिटर। जो लोन देता है वो क्रेडिटर, जो लोन लेता है वो डेटर। बट जब लोन ही वैलिड नहीं है, यहाँ पे ये वॉइड हो गया। तीन चीजें होती हैं, एक होता है वैलिड, एक होता है वैलिड, एक होता है वॉइड, एक होता है वॉइडेबल। तीन चीजें होती हैं। वैलिड का मतलब क्या होता है कि भाई जो जायज हो, जायज। वॉइड का मतलब होता है कि भाई जो नाजायज हो, और वॉइडेबल का मतलब होता है कि भाई जो डिपेंड करता है, वो जायज भी हो सकता है या नाजायज भी हो सकता है, वो वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि पार्टी आपस में कुछ भी डिसाइड करके या तो उसको वॉइड कर सकती है या वैलिड कर सकती है। भाई अगर कोई ऐसे काम कंपनी करती है, कोई भी ऐसा लोन लिया, बोरिंग ली जो कंपनी के पावर में नहीं था, वो अल्ट्रा वायरस है, वो नाजायज है, वो वॉइड है। और जब ऐसी वॉइड बोरिंग कंपनी लेती है तो वहां पर जब लोन ही वॉइड हो गया, लोन ही नाजायज हो गया, तो वहां पर डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप नहीं आता। समझ आ गए? क्रेडिटर
इस तरह अल्ट्रा वायरस बोरिंग लोन के लिए क्रेडिटर डेटर के खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि भाई इसे इस इसने मेरे पैसे देने हैं और मैं इसके खिलाफ केस फाइल कर दूं, क्योंकि वहां पर ये क्या है, इलीगल है। समझ आ गई? यहां तक क्लियर आ गया? कोई डाउट तो मुझे बताओ। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट तो मुझे बताओ। In case company accept deposit from outsider which the outside the scope of the memorandum, when the company was ordered to be wound up, question was raised whether the depositor were creditor of the company and whether the contributory would ask to contribute toward payment of deposit. ये कहना चाह रहा है कि भाई मान लो कंपनी ने मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ था कि कंपनी सिर्फ मान लो 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकती है, लेकिन कंपनी ने 25 लाख का लोन लिया जो कि मेमोरेंडम से बाहर था, मेमोरेंडम के स्कोप से बाहर था, तो वो क्या है, वॉइड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो जिसने पैसा दिया था तो क्या वो अपना पैसा लेने के लिए आ सकता है या नहीं आ सकता, क्या उसके पास राइट है अपना पैसा लेने का। Court held that the relationship between the company and depositor was not that of debtor and creditor, but if lender has lent the amount for discharging lawful expenses, he may recover the amount. ये कहना चाह रहा है कि भाई ऐसी सिचुएशन में लैंडर के बीच में कि भाई जिसने पैसा दिया और कंपनी के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप तो नहीं होगा, लेकिन वो क्या है कि भाई जो भी लीगल खर्चा हुआ है वो रिकवर कर सकता है कंपनी से किसी भी तरह से। तो यहां पर क्या है कि भाई अगर एक यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या कंपनी कोई भी ऐसा लोन, कोई भी ऐसी बोरिंग अपनी पावर से बाहर जाकर लेती है तो क्या वो वैलिड है या वॉइड है। तो पहली चीज वो वॉइड है। क्या वहां पर डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप आएगा, नहीं आएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहां पर एक क्या है, अल्ट्रा वायरस बोरिंग गारंटी और लोन के केस में कि भाई उनके पास राइट नहीं है कि भाई वो क्या करे, उनके पास किसी भी तरह से एज अ डेटर के रूप में वो, एज अ क्रेडिटर के रूप में वो अपना पैसा डिमांड नहीं कर सकते, बट उनके पास क्या है, एक राइट है, वो अपना पैसा रिकवर करवा सकते हैं। केस फाइल करके लीगल एक्सपेंसेस के तहत वो क्या कर सकते हैं, अपना पैसा रिकवर करवा सकते हैं। तो ये चीजें हो सकती है कि भाई आउटसाइड बोरिंग के केस में कि भाई जो कंपनी अपनी पावर से बाहर जाकर काम करती है। समझ आ गई? क्लियर है? Whether a transaction is ultra virus, the company can be decided on the basis of following. If transaction enter into by company fall within the object but ultra virus and hence not be void. ये वही चीजें बताई गई है कि भाई कोई चीज अगर मेमोरेंडम से बाहर है तो वो क्या होती है, अल्ट्रा वायरस होती है और वो वॉइड होती है। कोई चीज अगर आर्टिकल से बाहर है लेकिन मेमोरेंडम के स्कोप के अंदर है तो वो अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होती है और उसको रेक्टिफाई भी किया जा सकता है शेयर होल्डर के द्वारा। तो ये चीजें आपको यहां तक ध्यान में बड़े ध्यान से पढ़नी है। अगर यहाँ पे तक कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हो। यहां तक कोई डाउट हो, यहां तक किस आप बच्चों में से किसी का कोई डाउट तो मुझे बताओ कि सर यहां पर डाउट है, क्लियर कर दिए जाए। ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, बड़े आराम आराम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। 2 क्लास हम और लेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। नो सर। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में 2 क्लास और लगेंगे हमारी। 2 क्लास के बाद इस चैप्टर को हम अपना कंप्लीट कर देंगे। अभी के लिए इस चैप्टर में इतना ही है, बट प्लीज आप जितना अभी तक हुआ है इसको पढ़ो आराम से, सो दैट आपका फ्लो धीरे धीरे बने। ये थोड़ा चैप्टर जो है थोड़ा टेक्निकलिटी में ज्यादा है तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी बच्चों, क्लियर? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो अभी हम इसमें इतना ही करेंगे।
GIGL का हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे अब। GIGL का क्लास आज GIGL भी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, 2 मिनट बाद हम GIGL स्टार्ट करेंगे। तो GIGL में हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। दोनों को दे दिया था मैंने। सौरभ, आपको GIGL का इंट्रोडक्शन मिल गया था?